Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and welcome to another session, another class of भारतीय न्याय संहिता जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन इंटेंशन को जो आपको सेक्शन नंबर 3 के अंदर में दिया गया है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट एक बार एक क्विक ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं. आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू. एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए अगर आप मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. ठीक है, तो ऑडियो वीडियो चेक जो है दैट इज गुड टू गो. मेरे एंड पे सारी चीजें ठीक हैं. तो लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 3 हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था. ठीक है, कुछ सेक्शंस कुछ आपके क्लॉजेज हैं जो सेक्शन नंबर 3 के हमने डिस्कस किए थे. कुछ क्लॉजेज हमारे रह गए थे, पहले हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम जो हमारा कॉमन इंटेंशन वाला पार्ट है उस पर मूव ऑन करेंगे, उसको यहाँ पे समझेंगे. तो सबसे पहले हमारे सामने है सेक्शन 3 का सब क्लॉज नंबर 3. इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई संपत्ति है जो कि किसके पास है, किसी व्यक्ति के स्पाउस के पास है. जैसे अगर आप हैं तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के पास अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, या फिर जैसे आपका कोई सर्वेंट है या फिर आपके अंडर में कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, उसके पास अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो भले ही प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन उनके पास है, लेकिन प्रॉपर्टी फिर भी मानी किसके पास जाएगी, आप ही के पास मानी जाएगी. यानी कि जो एक्चुअल ओनर है उसी के पास प्रॉपर्टी है, ऐसा हम कंसिडर करके चलेंगे. तो यहाँ पे यही बात आपको बताई गई है कि अगर जैसे किसी पर्सन का कोई स्पाउस होता है, जैसे किसी का कोई हस्बैंड वाइफ है, आपका कोई क्लर्क है यानी कि कोई जूनियर है जो आपके अंडर में काम करता है, या फिर आपका कोई सर्वेंट है जो आपके लिए काम करता है, तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, इन सभी लोगों के पास है, इन सभी लोगों के फिजिकल पोजेशन में है, ठीक है, तो लॉ इसको इस तरीके से कंसिडर करता है एज इफ वो प्रॉपर्टी अभी भी आप ही के फिजिकल पोजेशन में है. सो बेसिकली ये रूल हमको क्यों दिया जाता है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में? ये रूल हमको दिया जाता है यहाँ पे वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए. वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है? जैसे कि हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर में भी कि अगर आपकी कोई गाड़ी है, गाड़ी से अगर आपका कोई नौकर है, आपका कोई सर्वेंट है, वो अगर यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह कर देता है, तो उस एक्सीडेंट की लायबिलिटी गाड़ी के मालिक के ऊपर भी आती है, गाड़ी के ओनर के ऊपर भी आती है. ठीक है, सो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई है कि यहाँ पे हमेशा कोई चीज आपके फिजिकल पोजेशन में हो ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे मान लेते हैं मेरी कोई गाड़ी है, मेरी कोई कार है, अब कार की ओनर मैं हूं, गाड़ी की ओनर मैं हूं, लेकिन अभी वो जो गाड़ी है वो मेरे स्पाउस के पास है, यानी कि मेरे हस्बैंड या वाइफ के पास है, ठीक है, या फिर मेरे किसी सर्वेंट के पास है, या फिर मेरे क्लर्क के पास है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन भले ही मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ क्या मान के चलेगा? लॉ ऐसा मान के चलेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी ओनर के पास ही है, ओनर के पोजेशन में भी है. अच्छा, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है वो आपको ये बताता है कि जैसे मान लो किसी भी पर्सन के पास दो तरीके के नौकर होते हैं, दो तरीके के जो सर्वेंट होते हैं वो होते हैं. एक तो ऐसा सर्वेंट होता है जो आपके लिए फुल टाइम काम करता है. जैसे आपके घर में रोज अगर कोई मेड आती है, रोज आपके घर में कोई पर्सन है जो काम वगैरह करने के लिए आता है. लेकिन कभी कभार देखिए क्या होता है, कभी कभार हम यहाँ पे किसी टेम्पररी बेसिस पे, यानी कि कुछ दिनों के लिए भी क्या करते हैं, किसी नौकर को हायर करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर ओकेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, किसी सर्वेंट को हायर करते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके घर में जो एक्चुअल मेड आपकी काम करती है वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गई है. मान लो दिवाली है, दशहरा है, होली वगैरह है, तो वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई है, छुट्टी पे गई है. तो उसके एब्सेंस में या उसके पीछे से आपने क्या करा हुआ है, उसके पीछे से आपने यहाँ पे किसी और मेड को लगाया हुआ है टेम्पररी बेसिस पे. ठीक है, तो अभी ये जो मेड आपके यहाँ काम कर रही है ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए आई हुई है काम करने के लिए आपके यहाँ, जब तक कि आपकी परमानेंट मेड वापस नहीं आ जाती. सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं. मान लेते हैं कि आपके घर पे कोई पार्टी है, ठीक है, आपके घर पे कोई पार्टी है. अब उस पार्टी में अपने गेस्ट को खाना पीना वगैरह सर्व करवाने के लिए आपने क्या करा हुआ है, आपने कुछ वेटर्स को बुलाया हुआ है जो बेसिकली जो भी खाना वगैरह बना है घर में उसको सर्व करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं. तो मतलब वो जो वेटर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है,
सिर्फ एक पर्टिकुलर ओकेजन है, एक रात की बात है, एक पार्टी है, उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए उनको क्या किया गया है, हमने बुलाया है। तो ऐसे जो सर्वेंट्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे जो सर्वेंट्स आपके होते हैं जो टेम्पररी बेसिस के लिए बुलाए जाते हैं या किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए बुलाए जाते हैं, इनको अगर हम कोई प्रॉपर्टी हैंडओवर करते हैं, ठीक है, तो भी क्या ही माना जाएगा, तो भी ये हमारे एक्चुअल सर्वेंट या एक्चुअल नौकर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो हैं अपनी कुछ ज्वेलरी, आपकी कोई सोने की ज्वेलरी है या आपकी कोई डायमंड की ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी आपने क्या करा, अपने नौकर को दे दिया, अपने सर्वेंट को यहाँ पे दे दिया उसका ध्यान रखने के लिए। अब यहाँ पे वैसे तो ज्वेलरी के फिजिकल पोजेशन में कौन है, ज्वेलरी के फिजिकल पोजेशन में आपका नौकर है। ज्वेलरी अभी फिलहाल किसके पास है, आपके नौकर के पास है, लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे एज इफ वो ज्वेलरी अभी भी किसके पास मानी गई है, अभी भी एक्चुअल ओनर के ही पास है यहाँ पे। ठीक है, तो तीन चीजें हैं यहाँ पे जो कि आपको बताई गई हैं इस क्लॉज में कि एक हो गया आपका स्पाउस, एक हो गया आपका कोई सर्वेंट और एक हो गया आपका कोई क्लर्क। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी का ओनर होता है, जो भी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी इन तीन में से किसी भी पर्सन को दे देता है, यानी कि इनके पास अगर उस प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन होता है, तो भी हम ऐसा ही मान के चलते हैं एज इफ प्रॉपर्टी किसके पास है, अभी भी ओनर के पास ही है, अभी भी मालिक के पास ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए सेक्शन 3 के सब क्लॉज नंबर 4 के ऊपर। अब सेक्शन 3 का सब क्लॉज नंबर 4 यहाँ पे क्या बताता है, ये बेसिकली आपको बताता है कि एक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है, तो ए पर्सन यहाँ पे क्या करता है, बी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है, यानी कि वो बी पर्सन का यहाँ पे मर्डर कर देता है। ठीक है, बी पर्सन का यहाँ पे मर्डर कर देता है। अब इसको भारतीय न्याय संहिता में क्या कहा जाएगा, इसको भारतीय न्याय संहिता में हम किस तरीके से देखेंगे, हम इस तरीके से देखेंगे कि ए ने क्या करा है, ए ने कोई एक्ट करा है, ए ने कोई चीज करी है जिससे उसने बी नाम के पर्सन की डेथ यहाँ पे कॉज करी है, हम इसको इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सेक्शन 3 का सब क्लॉज नंबर 4 ये बताता है कि जहां जहां भारतीय न्याय संहिता में एक्ट वर्ड की बात की जाए, वहां पे जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्ट की ही बात कर रहे हैं, मतलब आपने अलग से कुछ किया, सिर्फ उसकी बात नहीं की जा रही है। अगर वहां पे आपने किसी तरीके का ओमिशन किया है, ओमिशन का मतलब मैंने आपको बताया था, ओमिशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आपके ऊपर किसी तरीके की कोई लीगल ड्यूटी होती है, कोई लीगल जिम्मेदारी होती है और वो आप अगर नहीं करते हो, ठीक है, तो भी हम उसको किस में मान के चलेंगे, एक्ट वर्ड में ही मान के चलेंगे। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, अब ए ने यहाँ पे क्या करा, ए ने बी पर्सन का यहाँ पे मर्डर किया, उसकी उसकी डेथ कॉज की। ठीक है, दो तरीके से। जैसे पहले वो क्या करता है, पहले वो बी को यहाँ पे बुरी तरीके से हिट करता है, ए जो है वो बी को यहाँ पे मारने के लिए, बी की डेथ कॉज करने के लिए पहले वो बी को बुरी तरीके से हिट करता है, यानी कि बुरी तरीके से मारता पीटता है। लेकिन ए क्या हुआ, ए को लगा था कि ऐसा करने से बी की डेथ हो जाएगी, बुरी तरीके से मारने पीटने से वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद ए यहाँ पे क्या करता है, बी को ले जाके एक कमरे के अंदर में, एक रूम के अंदर में बंद कर देता है और वहां पे उसको जो खाना पीना होता है वो देना बंद कर देता है। अब कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, महीना भर जिंदा रह सकता है बिना खाने के, उसके बाद तो उस आदमी की डेथ यहाँ पे हो ही जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए ने जो बी की डेथ कॉज करी है, ए ने जो बी का मर्डर किया है वो दो तरीके से किया है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे एक्ट किया गया है, एक्ट मतलब कि आपने बी को बुरी तरीके से घायल कर दिया, बी को आपने बुरी तरीके से मार पीट दिया। ठीक है, वो आपके पार्ट पे कोई एक्ट है। एक्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब आप अलग से जाके कुछ करते हैं, और सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, आप जब अपने शरीर को किसी तरीके का कष्ट देते हो, जब आप किसी तरीके का एक्सप्लिसिट कोई काम करते हो, कोई एक्ट करते हो जाके, तो यहाँ पे ए ने पहले तो बी को क्या करा, बुरी तरीके से मारा पीटा, लेकिन जब उसमें वो सब करने के बाद बी की डेथ नहीं हुई तो उसने बी को यहाँ पे कमरे में बंद करके खाना देना बंद कर दिया।
मतलब ए के ऊपर जो लीगल ड्यूटी थी यहाँ पे, ए ने उसका क्या कर दिया है, यहाँ पे ओमिशन कर दिया है। ठीक है, अब जब हम ए का यहाँ पे ट्रायल करेंगे, जब ए का यहाँ पे ट्रायल चलेगा, जब ए को हम यहाँ पे सजा देने की कोशिश करेंगे बी के मर्डर के लिए, तो अब हम इस तरीके से नहीं देखेंगे। ठीक है, हम इसको अलग अलग नहीं देखेंगे कि अच्छा ए ने जो है पहले बी को बुरी तरीके से मारा पीटा, उसके बाद ए ने जो है वो बी को खाना नहीं दिया और उससे बी की यहाँ पे डेथ हो गई। यहाँ पे लॉ क्या देखेगा, लॉ इस पूरे ट्रांजैक्शन को एक साथ लेके चलेगा कि भाई ए ने यहाँ पे कोई एक्ट किया है, ठीक है, और उस एक्ट से क्या की गई है, बी की डेथ कॉज की गई है। ठीक है, बी की डेथ कॉज की गई है, एज सिंपल एज दैट। हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाके नहीं देखना होता है, हम इतना ज्यादा डिटेल में जाके नहीं देखते हैं कि कैसे कैसे सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज की गई है। हमारे लिए ए ने ये जो भी कुछ सारा किया है वो एक ही ट्रांजैक्शन है, वो एक ही पार्ट माना जाएगा। हम बस ये कहेंगे कि भाई ए ने कुछ 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 किया है, ए ने कुछ एक्ट यहाँ पे किया है जिससे उसने बी नाम के पर्सन की डेथ कॉज की है। तो यहाँ पे जो एक्ट वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, उसमें ये जो ए ने मारने का एक्ट किया है वो भी काउंट हो गया, वो भी इंक्लूड हो गया, और उसके साथ साथ जो उसने बी को खाना ना देके इलीगल ओमिशन किया है यहाँ पे, उसको भी हमने काउंट कर लिया। ठीक है, तो यही बात आपको सेक्शन नंबर 3 के सब क्लॉज नंबर 4 में बताई गई है कि जहां जहां पे आप एक्ट वर्ड पढ़ेंगे कि सामने वाले पर्सन ने कोई एक्ट करके कोई अपराध किया है, सामने वाले पर्सन ने कोई चीज करके कोई अपराध किया है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अपराध होता है वो कुछ ना करके भी किया जा सकता है। जैसे आपके ऊपर अगर कोई लीगल ड्यूटी है, आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी है, उसे अगर आप पूरा नहीं करते हो तो वो क्या है, दैट इज योर इलीगल ओमिशन। तो इलीगल ओमिशन करके भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पे अपराध किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि हम कुछ करेंगे तभी अपराध होगा, हम कभी कभार कुछ ना भी करेंगे तो भी वो क्या हो सकता है, वो अपराध हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं, अगर मैं किसी पर्सन की जान लेना चाहती हूँ, अगर मैं किसी पर्सन का मर्डर करना चाहती हूँ, तो मर्डर करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं उसको कहीं खाई से धक्का दे दूं, या फिर मैं उसको चाकू से स्टैब कर दूं, या फिर मैं उसको जहर दे दूं, ठीक है, या फिर मैं उसका गला घोट दूं। ये सारा क्या है, ये सारा एक्ट है, मुझे अलग से जाके कुछ करना पड़ रहा है सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए, मुझे अलग से जाके अपने शरीर को कुछ कष्ट देना पड़ रहा है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा कि मैं अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज करना चाहती हूं, मैं कुछ करूं ना, लेकिन जो मुझे करना चाहिए मैं वो चीज भी ना करूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरा एक 2 साल का बच्चा है जो मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, खाने के लिए, पीने के लिए, अपनी लाइफ की बाकी नेसेसरी चीजों के लिए, अब मैं अगर इस बच्चे को यहाँ पे खाना देना बंद कर दूं, तो बच्चा है, छोटा है, 2 साल का है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन सरवाइव कर पाएगा, उससे ज्यादा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इवेंचुअली अपने 2 साल के बच्चे की डेथ कॉज कर दी। अब दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, चाहे किसी को स्टैब करना हो, चाहे किसी को ऊंचाई से धक्का देना हो, चाहे किसी का गला घोटना हो, वहां पे भी तुम डेथ कॉज कर रहे हो किसी पर्सन की, वहां पे भी तुम मर्डर कर रहे हो, और यहाँ पे भी मैं मर्डर कर रही हूं। लेकिन दोनों ट्रांजैक्शंस में, दोनों एग्जांपल्स में अंतर क्या है, एक एग्जांपल में आप कुछ करके मर्डर कर रहे हैं, और एक एग्जांपल में आपको जहां पे कुछ करना चाहिए था वो ना करके आप मर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 आपको यही चीज बताता है कि अपराध भारतीय न्याय संहिता में दो तरीके से किए जा सकते हैं, या तो आप अलग से जाके कुछ करो, या फिर जो आपको करना चाहिए था, यानी कि जो आपकी लीगल ड्यूटी थी उसे आप ना करो। तो इलीगल ओमिशन करके भी अपराध किया जा सकता है, और कोई एक्ट करके भी अपराध किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है कि मान लो कोई कैदी है, कोई प्रिजनर है जिसको जेल में बंद करके रखा गया है। अब जब तक वो कैदी, जब तक वो प्रिजनर आपके पास जेल के अंदर में बंद है, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो आपके पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है, भाई पुलिस वाले की जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखना, उसको खाना पीना वगैरह देना। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पुलिस वाले के ऊपर क्या है, एक लीगल ड्यूटी है। ठीक है, पुलिस वाले के ऊपर यहाँ पे एक लीगल ड्यूटी है उस कैदी का, उस प्रिजनर का जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना।
ठीक है। अब यहां पे अगर आप क्या करते हैं, यहां पे अगर वो पुलिस वाला उस कैदी को खाना पीना ना प्रोवाइड करे, तो मतलब पुलिस वाले ने यहां पे क्या किया है, पुलिस वाले ने अपनी इलीगल ड्यूटी को पूरा नहीं किया है। तो हम भारतीय न्याय संहिता में इसको क्या कह सकते हैं कि उसने क्या किया है, यहां पे इलीगल ओमिशन किया है। ओमिशन हर चीज नहीं होती है, ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है। ओमिशन हम सिर्फ उन चीजों का मानते हैं जहां पे आपकी लीगल ड्यूटी होती है, ठीक है। जब एक पर्सन अपनी लीगल ड्यूटी नहीं करता है उसे हम ओमिशन यहां पे मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने लीगल ड्यूटी अपनी पूरी नहीं की तो आपने मतलब यहां पे क्या किया है, इलीगल ओमिशन किया है। अब मान लो पुलिस वाला अगर कैदी को खाना नहीं देता है और कैदी की इवेंचुअली डेथ हो जाती है, तो यहां पे पुलिस वाले ने कोई एक्ट करके तो उसकी डेथ कॉज की नहीं है, कोई एक्ट करके तो उसने मर्डर किया नहीं है प्रिजनर का, लेकिन जो पुलिस वाले को करना चाहिए था, जो उसकी लीगल ड्यूटी थी, उसे पूरा ना करके इलीगल ओमिशन करके उसने क्या किया है, डेथ कॉज की है। तो यहां पे कुछ किया नहीं गया, लेकिन जो करना चाहिए था वो ना करके किसी के साथ कोई अपराध कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम कॉमन इंटेंशन वाले पार्ट पे, दैट इज योर सेक्शन 3 सब क्लॉज नंबर 5। अब थोड़ा सा इसको आराम से समझना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कॉमन इंटेंशन का, राइट। एंड इसके बाद भारतीय न्याय संहिता में हम कई और सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि अबेटमेंट का अपराध हो गया, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉमन ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये जो सारे अपराध होते हैं ये अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉमन इंटेंशन, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, ताकि बाद में कॉमन ऑब्जेक्ट या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह समझते टाइम आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है। अच्छा, पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ये दो लोग हैं आपके, ए और बी, है ना। अब पहले हम सिर्फ एक ही बात करते हैं। एक पर्सन है यहाँ पे सी, जिसका ए क्या करना चाहता है, जिसका ए यहाँ पे मर्डर करना चाहता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में डिस्कस कराई हुआ है कि ए यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही सी के ऊपर हमला करेगा, जैसे ही वो सी के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा और सी की डेथ कॉज करेगा, तो यहाँ पे एक्टस रिया तो पूरा हो ही जाएगा आपका। जैसे ही आप ये दिखाओगे कि ए के एक्ट से ही क्या हुआ है, सी नाम के पर्सन की यहाँ पे डेथ हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ए का मेंजरिया यहाँ पे दिखा दोगे, तो मान लो ए का जो मेंजरिया था वो यहाँ पे इंटेंशन था। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी अपराध के लिए क्या मेंजरिया चाहिए होता है, ये आपको सेक्शन के अंदर में ही दिया होता है। तो जैसे मर्डर का जो अपराध है उसका मेंजरिया क्या है, या तो इंटेंशन है या फिर नॉलेज है, ठीक है। या तो इंटेंशन है या फिर नॉलेज होता है। तो जैसे मर्डर, मतलब मर्डर का जो अपराध है वो हम दोनों तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, इंटेंशन से भी कर सकते हैं, नॉलेज से भी कर सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ए का इंटेंशन ही था, वो मारना ही चाहता था सी को, यहाँ पे वो डेथ ही कॉज करना चाहता था, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, मतलब बिफोर कि ए ने यहाँ पे सी के ऊपर हमला किया, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मान लो ए को यहाँ पे क्या होता है, बी मिल जाता है, दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू होती है, और ए जो है वो बी के साथ ये आइडिया शेयर करता है कि भाई मैं एक सी नाम का पर्सन है, उसकी डेथ कॉज करना चाहता हूं। और यहाँ पे जो बी नाम का पर्सन है वो भी यही बात कहता है, वो कहता है कि हाँ यार, मैं भी सी को पसंद नहीं करता हूं, मैं भी सी नाम के पर्सन की डेथ कॉज करना चाहता हूं। अब जब दो लोग सेम चीज चाहते हैं, उनका सेम इंटेंशन है, एक ही पर्सन की वो डेथ कॉज करना चाहते हैं, तो ये तो बेवकूफी होगी कि हम उसके बाद भी अलग अलग अपराध करें, अलग अलग एक्ट करें, कि ए अलग से जाके सी के ऊपर हमला करे और बी अलग से जाके सी के ऊपर हमला करे। तो इसमें समझदारी वाली बात क्या है, स्मार्ट काम क्या होगा, स्मार्ट काम ये होगा कि भाई जब दोनों सेम चीज चाहते हैं तो दोनों एक साथ ही अपराध करते हैं, एक ही साथ जाके मर्डर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम एक चीज देख सकते हैं कि जो ए का इंटेंशन है सी का मर्डर करने का, वही आपका बी का इंटेंशन भी है सी का मर्डर करने का, ठीक है। मतलब दोनों का इंटेंशन यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे दोनों का इंटेंशन सेम होने के बाद अब इन्होंने आपस में क्या कर लिया है, उस इंटेंशन को डिस्कस भी कर लिया है।
मतलब ये दोनों एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ए का इंटेंशन है, जैसे बी को ये बात पता है कि जो मेरा इंटेंशन है वही ए का इंटेंशन है, एंड वाइस वर्सा। ए को भी ये बात पता है कि जो मेरा इंटेंशन है वही बी का इंटेंशन है। तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया है, अपने इंटेंशन को शेयर कर लिया है, अपने इंटेंशन को आपस में डिस्कस कर लिया है। और अब इन्होंने डिसाइड ये किया है कि हम अपने इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए सी के ऊपर क्या करने वाले हैं, एक साथ हमला करने वाले, एक साथ हम अटैक करेंगे, एक साथ उसकी डेथ कॉज करेंगे। तो इसी को सिंपल भाषा में क्या कहा जाता है, इसी को सिंपल भाषा में कहा जाता है कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन देखो बेसिकली क्या है, इंटेंशन जो है वो आपका मेंजरिया है, ठीक है। इंटेंशन आपका क्या होता है, मेंजरिया होता है, मतलब आपके दिमाग की एक स्थिति होती है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मर्डर में या तो इंटेंशन होता है या फिर नॉलेज होता है। लेकिन अगर जो एक पर्सन का इंटेंशन है वही दूसरे पर्सन का भी इंटेंशन है, और इसे अगर हम आपस में क्या कर लेते हैं, इसे अगर हम आपस में शेयर कर लेते हैं, अगर हम इसे आपस में यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉमन इंटेंशन बन जाता है। कि अब हम अपराध को अलग अलग करने की बजाय एक साथ करने वाले हैं। यस, बिल्कुल आप कह सकते हैं सिया गोयल एंड चेतन, है ना, केतन अग्रवाल वाला जो मर्डर केस है, एग्जैक्टली उसमें बेसिकली आपके सामने अगर हम सिया गोयल वाला ही एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आपके सामने दो लोग हैं, एक है आपकी सिया गोयल और एक था उसका साथी यहाँ पे चेतन। दोनों ने मिलके क्या करा है, दोनों ने मिलके यहाँ पे केतन अग्रवाल की डेथ कॉज की है, केतन अग्रवाल का यहाँ पे मर्डर किया है। तो मतलब सिया भी केतन का मर्डर करना चाहती थी, सिया का भी इंटेंशन था डेथ कॉज करने का केतन की, और चेतन का भी इंटेंशन था यहाँ पे केतन की डेथ कॉज करने का। और इन्होंने दोनों ने आपस में मिलके फिर क्या करा, प्लान बनाया कि ठीक है एक काम करते हैं, एक साथ ही यहाँ पे केतन की डेथ कॉज करते हैं। तो ये दोनों का इंटेंशन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही आपस में मिला, ठीक है, जैसे ही दोनों का इंटेंशन यहाँ पे आपस में मिला, दोनों ने एक दूसरे को ये बात बताई और साथ में मिलकर उस अपराध को अंजाम देने का इन्होंने प्लान बनाया, तो वो इंटेंशन अब क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब ये है, ठीक है, कि आपके दिमाग में जो है वही मेरे दिमाग में भी है। चेतन को पता है कि सिया भी केतन को मारना चाहती है और सिया को पता है कि चेतन भी केतन को मारना चाहता है। तो हमारा जो इंटेंशन है वो अब आपस में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर एक प्लान बना चुके हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉमन इंटेंशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कॉमन इंटेंशन में एक और बात आपको समझने की जरूरत है। कॉमन इंटेंशन में एक और बात आपको समझने की जरूरत है। जैसे हम यहाँ पे ये सिया गोयल वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे सामने दो एक्यूज्ड हैं, सिया और चेतन। दोनों ने मिलके यहाँ पे क्या करा है, केतन नाम के पर्सन की डेथ कॉज की है, इसका मर्डर किया है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पे अभी खैर द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो हमें ये चीज तो नहीं पता कि एग्जैक्टली जैसे दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दोनों ही अलग अलग बात दे रहे हैं, बातें कह रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि केतन की हत्या, केतन का मर्डर किया गया है, उसको धक्का देके एक हाई पॉइंट से, एक हाई एरिया से, लोहगढ़ फोर्ट से धक्का देके जो है केतन की हत्या यहाँ पे की गई है ना। अभी फिलहाल जो ये दोनों लोग हैं, सिया और चेतन, अलग अलग बातें कह रहे हैं। सिया कह रही है कि मैंने धक्का नहीं दिया, चेतन ने धक्का दिया है। चेतन कह रहा है कि मैंने नहीं धक्का दिया, सिया ने धक्का दिया है। तो अभी फिलहाल जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे लाइबिलिटी डाल रहे हैं। अब लेकिन कॉमन इंटेंशन का जो दूसरा प्रिंसिपल है वो यहाँ पे देखो क्या कहता है। कॉमन इंटेंशन का दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके किसी अपराध को एक साथ किया होता है, एक प्लान बना के, एक डिस्कशन करके, अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने किसी अपराध को एक साथ किया होता है, फिर बाद में लॉ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली अपराध किसने किया। जैसे इसी केस में अगर हम बात करें तो सिया गोयल का यह कहना है कि मैंने जो है चेतन के साथ एक कोड वर्ड डिसाइड किया हुआ था कि मैं अपने जूतों के लेसेस बांधने की एक्टिंग यहां पे करूंगी, और जैसे ही मैं जूतों के लेसेस यहां पे बांधने के लिए नीचे झुकूं, आप पीछे से आके क्या करना, केतन को धक्का दे देना। तो यहां पे लॉजिकली अगर देखा जाए, लॉजिकली अगर देखा जाए तो केतन को धक्का देने वाला तो चेतन है,
और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो केतन की डेथ किसने कॉज करी है? चेतन ने कॉज करी है। यानी कि मर्डर की लायबिलिटी भी किसके ऊपर बननी चाहिए? चेतन के ऊपर बननी चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो कॉमन इंटेंशन में कॉन्सेप्ट चलता है जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का। जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का। जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब क्या है? अब देखो लॉ ये कहता है, देखो सिंपल सी बात है, जब किसी अपराध को दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस थिंग आउट कि एग्जैक्टली अपराध किसने किया है। अब जैसे यहाँ पे लोहगढ़ फोर्ट के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगे नहीं है ना? लोहगढ़ फोर्ट के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगे नहीं है। शायद हमको जिंदगी में कभी इस बात का पता ना चले कि सिया और चेतन में से एग्जैक्टली किसने यहाँ पे धक्का दिया था केतन को। दोनों एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाते चले जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलके किसी अपराध को करता है, ऐसे केसेस में अक्सर ही कंफ्यूजन खड़ा होता है कि अपराध किसने किया होगा, एग्जैक्टली किसने डेथ कॉज करी होगी। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे केम अप विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अपराध करेंगे ना तो हमें इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं देखनी है। हमें ये नहीं देखना है कि किसने अपराध किया, तो सिया गोयल ने क्या किया, तो चेतन ने क्या किया यहाँ पे केतन को मारने के लिए। यहाँ पे लॉ कहता है कि जिन जिन लोगों ने साथ में मिलकर अपराध किया है वो पहले तो सारे के सारे लायबल माने जाएंगे। ठीक है, मतलब सिया गोयल भी मर्डर के अपराध के लिए लायबल मानी जाएगी और चेतन भी जो है यहाँ पे मर्डर के अपराध के लिए लायबल माना जाएगा। आप दोनों साथ में लायबल हैं क्योंकि आपने साथ में मिलकर अपराध किया है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे बाद में सिया गोयल ये बात बोले, मान लो सिया गोयल बाद में ये डिफेंस ले कि सर मैं क्यों मर्डर के लिए जिम्मेदार हूं, भाई मेरा काम तो ज्यादा से ज्यादा केतन को वहां लोहगढ़ फोर्ट पे लेके जाने का था। ज्यादा से ज्यादा चलो आप मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी लगा सकते हो, लेकिन मैंने तो केतन को धक्का नहीं दिया ना, धक्का तो चेतन ने दिया है। चेतन के धक्का देने की वजह से केतन की यहाँ पे डेथ हुई है, तो मैं क्यों मर्डर के लिए यहाँ पे जिम्मेदार हूं? तो लॉ यहाँ पे क्या कहेगा सिया गोयल से कि आप जिम्मेदार हैं बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी मतलब जब आप किसी पर्सन के साथ मिलके कोई अपराध करते हैं, जब आप किसी पर्सन के साथ एक हिस्सेदारी में कोई अपराध करते हैं तो अपराध चाहे सामने वाले पर्सन ने क्यों ना किया हो, लायबिलिटी आपके ऊपर भी आती है। मर्डर चाहे चेतन ने किया हो, धक्का केतन को चाहे चेतन ने दिया हो, लेकिन इक्वली चेतन का जो एक्ट था केतन को धक्का देने का, उसकी डेथ कॉज करने का, उस चेतन के उस एक्ट के लिए हम सिया को भी क्या करेंगे, लायबल ठहराएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कि आप दूसरे पर्सन के द्वारा किए गए अपराध के लिए, एक्ट के लिए क्या हो जाते हैं, लायबल हो जाते हैं। ठीक है, और जॉइंट लायबिलिटी क्या है कि देखो जिन लोगों ने कोई ग्रुप बना के, जिन लोगों ने कोई प्लान बना के अपराध करा होता है, हम सभी के सभी लोगों को क्या करते हैं, लायबल ठहराते हैं, किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ते। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं इस चीज का। जैसे मान लो ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं। अब ये जो 5 लोग हैं है ना, इन्होंने क्या करा है, एक एक्स नाम के पर्सन का मर्डर किया है, इसकी डेथ कॉज की है, इसकी डेथ कॉज की है। ठीक है, अब देखो जब ये यहाँ पे मर्डर करने के लिए गए एक्स का, तो दो तरीके से मर्डर किया जा सकता है। दो तरीके से कैसे जैसे एक सिचुएशन ये है कि एक्स पर्सन खड़ा हुआ था, है ना, एक्स पर्सन जो है वो खड़ा हुआ था और ए बी सी डी और ई 5 ने क्या करा, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लेके, एक शार्प ऑब्जेक्ट लेके एक्स को बुरी तरीके से स्टैब करना शुरू कर दिया। उसके शरीर पे कई बार वार किए, कई बार उसको स्टैब वगैरह किया। तो इवेंचुअली यहाँ पे क्या हुआ, इवेंचुअली यहाँ पे एक्स पर्सन की डेथ हो गई। अब यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि पांचों लोगों ने यहाँ पे मिलके क्या करा है, जो है एक्स पर्सन की डेथ कॉज करी है। तो पांचों के पांचों लोग क्या हो जाएंगे, एक्स के मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो मान लो कि ये 5 लोग जब एक्स का मर्डर करने के लिए गए, अब जो ए बी सी और डी हैं, इनका काम क्या था, इनका काम था कि उनको एक्स को पकड़ के रखना है ताकि एक्स कहीं भाग ना जाए। तो 2 बंदों ने एक्स के हाथ पकड़े हुए थे
और 2 बंदों ने एक्स के पांव पकड़े हुए थे ताकि एक्स को एक जगह हम फिक्स कर दें ताकि वो कहीं हिल डुल ना पाए, कहीं भाग ना पाए। और ये जो पर्सन था ई, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो एक्स को स्टैप किया गया है या एक्स की डेथ कॉज की गई है या जो उसका मर्डर किया गया है वो यहाँ पे सिर्फ ई नाम के पर्सन ने किया है। अब यहाँ पे जब इन 5 लोगों के ऊपर केस चलेगा, ठीक है, 5 लोगों के ऊपर केस चलेगा, तो हम इनके ऊपर क्या लगाएंगे, हम इनके ऊपर लगाएंगे कॉमन इंटेंशन। हम ये कहेंगे कि देखो भाई, तुम 5 लोगों ने एक साथ मिलके, है ना, तुम 5 लोगों ने एक साथ मिलके क्या करा है, यहाँ पे एक पर्सन की डेथ कॉज की है। मतलब तुम आपस में सारे प्लान बना के गए थे, एक साथ तुम एक कॉमन जो है ग्रुप बना के यहाँ पे गए थे मर्डर करने के लिए। तो मतलब ये जो एक्स का मर्डर हुआ है इसके लिए आप सारे के सारे लोग क्या हैं, साथ में लायबल हैं। मतलब ए भी मर्डर के लिए लायबल है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और आपका ई भी है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे लॉ कहेगा कि हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको कंस्ट्रक्टिवली भी लायबल ठहरा रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब क्या है, इस एग्जांपल में ए बी सी और डी पकड़े जाने के बाद ये कह सकते हैं ना कि सर हमें क्यों एक्स को मारने की या हमें क्यों एक्स का मर्डर करने की सजा मिल रही है, हमने तो सिर्फ एक्स को पकड़ा हुआ था। भाई असल में जो डेथ कॉज करी है वो करी तो ई ने है ना, चाकू किसने मारा है, ई ने मारा है, डेथ किसने कॉज करी है, ई ने करी है, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी क्यों आ रही है। तो लॉ कहेगा यू आर बीइंग कंस्ट्रक्टिवली हेल्ड लायबल। मतलब मर्डर भले ई ने किया है लेकिन क्योंकि ई उसी ग्रुप का पार्ट है जिस ग्रुप का पार्ट तुम थे, भाई गए तो तुम सारे साथ में थे ना एक्स पर्सन का मर्डर करने के लिए, एक पहले से प्लान बना के, एक पहले से डिस्कशन यहाँ पे करके। तो जब कोई भी ग्रुप यहाँ पे एक प्लान बना के जाता है, आप यहाँ पे जो है कोई भी ग्रुप बना के किसी अपराध को करते हैं, तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अपराध यहाँ पे किसने किया है। अपराध चाहे किसी ने भी किया हो, उस पर्सन के द्वारा किए गए अपराध की जो लायबिलिटी है वो आपके ऊपर भी आती है। मतलब चाहे ई ने अपराध किया है लेकिन ई ने जो डेथ कॉज की है या ई ने जो मर्डर किया है उसकी लायबिलिटी ए के ऊपर भी आएगी, बी के ऊपर भी आएगी, सी के ऊपर भी आएगी और डी के ऊपर भी आएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल को देखो लेके आने का क्या मतलब है। अब हर जगह जहां पे कोई अपराध होता है, हर जगह कोई सीसीटीवी कैमरा तो होता नहीं है कि आप हमेशा ये पता लगा पाए कि एग्जैक्टली किसने अपराध किया है। भाई यहाँ पे आपके पास 5 बंदे हैं, कैसे पता करोगे कि किसने एग्जैक्टली एक्स को मारा, किसने एग्जैक्टली एक्स के ऊपर हमला किया, किसने एग्जैक्टली एक्स की यहाँ पे डेथ की। और ये सारी चीजें पता करने बैठेंगे तो केसेस तो कभी क्लोज ही नहीं हो पाएंगे। तो उससे बेटर क्या है, लॉ कहता है कि भाई ये काम करो, इनको सभी को जो है लायबल ठहरा दो, सबके ऊपर यहाँ पे लायबिलिटी लगा दो, इनको ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिवली लायबल हेल्ड करो। यहाँ पे तुम सबके सब यहाँ पे क्या हो, एक्स के मर्डर के लिए लायबल माने जाओगे। ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन में बेसिकली क्या होता है, कॉमन इंटेंशन में जब आप मिलके किसी अपराध को जाके करते हैं, है ना, तो अपराध को करने में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं सबको बराबरी से लायबल ठहराया जाता है, चाहे अपराध एक्चुअल में किसी भी पर्सन ने यहाँ पे किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो तीसरा प्रिंसिपल है हमारा वो और आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि मान लो ए है, बी है, सेम हम 5 लोग लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और आपका ई है। ठीक है। 5 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है क्या करने का, रॉबरी का अपराध करने का, मतलब एक घर में जाके लूटपाट मचाने का। तो ठीक है, एक घर पकड़ा इन्होंने, एक घर देखा, एक घर को लोकेट किया और डिसाइड किया कि इस घर में जो है हम जाएंगे और लूटपाट करके आएंगे, चोरी चकारी करके आएंगे। अब होता क्या है यहाँ पे कि जब ये चोरी करने के लिए जाते हैं तो घर में एक फैमिली मेंबर जो है वो उठ जाता है। मतलब इनको बेचारों को ये लगा था कि शायद ये घर क्या है, खाली है। ठीक है, इनको ये लगा था कि ये जो घर है आपका वो खाली है, तो उस इरादे से ये गए थे 5 के 5 लोग घर में लूटपाट करने के लिए। इनको ये नहीं पता था कि घर में लोग हैं, तो जब ये गए घर में चोरी रॉबरी करने के लिए, घर का एक फैमिली मेंबर यहाँ पे उठ गया। अब जब वो फैमिली मेंबर उठा तो उसने इन 5 लोगों को रोकने की कोशिश की। होता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे चोरों को पकड़ने की कोशिश करते हो, आप उनको रोकने की कोशिश करते हो, तो इस फैमिली मेंबर ने इन 5 लोगों को रॉबरी करने से रोकने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या था, जो ये ए नाम का पर्सन था, इसको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर इसने हमको पकड़ लिया
तो ये हमको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देगा, ऐसे तो हम सारे पकड़े जाएंगे। तो ए यहाँ पे अपने पास एक चाकू रखा हुआ था, एक नाइफ रखा हुआ था, उसने वो नाइफ निकाल के क्या करा, यहाँ पे उस फैमिली मेंबर की डेथ कॉज कर दी, उसे स्टैप कर दिया कि यार मारो इसको, इसकी डेथ कॉज करो और आगे बढ़ो, घर लूटते हैं और घर लूट के यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ये फैमिली मेंबर जो है यहाँ पे करने नहीं देगा चोरी चकारी हमको। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे चाकू से इस फैमिली मेंबर की डेथ कॉज कर दी गई, तो अब यहाँ पे इनके ऊपर क्या लग चुका है, मर्डर भी लग चुका है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इनका जो कॉमन इंटेंशन था वो था ये, दैट इज रॉबरी। और हमने क्या पढ़ा कि जो भी आपका कॉमन इंटेंशन है या जो भी अपराध करने के लिए तुम गए थे, उसके लिए तो सभी लोग लायबल हैं। ये बात तो क्लियर है कि ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो चाहे ई हो, पांचों के पांचों यहाँ पे लायबल माने जाएंगे रॉबरी के अपराध के लिए। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप किसी भी अपराध को प्लान बना के, किसी भी अपराध को करने का प्लान बना के अगर आप उस अपराध को करने के लिए जाते हैं, तो सभी के सभी लोग यहाँ पे क्या होते हैं, जॉइंट और कंस्ट्रक्टिवली लायबल होते हैं। मतलब सबके ऊपर लायबिलिटी आएगी, पहले तो रॉबरी की, और दूसरा रॉबरी चाहे किसी ने भी यहाँ पे करी, ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पांचों के पांचों लोग यहाँ पे रॉबरी के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में एक चीज बदल देती हूँ, मान लो कि जब ये 5 लोग इस घर में रॉबरी करने के लिए गए कॉमन इंटेंशन बना के, ठीक है, तो ये जो बी नाम का पर्सन है ये घर के बाहर ही खड़ा हुआ था, ये घर के अंदर नहीं गया, ये घर के बाहर ही खड़े होकर वेट कर रहा था, क्योंकि इसके साथियों ने उससे कहा था कि यार तू गाड़ी ऑन करके बैठे रही हो, अगर जस्ट इन केस कोई आ गया या हमें कोई खतरा वगैरह लगा तो हम यहाँ पे जल्दी से आएंगे और जल्दी से हम सारे गाड़ी में बैठ के भाग के निकल जाएंगे यहाँ पे। तो अब आप इस तरीके से देखो तो जो बी पर्सन है इसने तो कायदे से घर के अंदर में एंट्री तक नहीं ली, ये तो घर के बाहर ही बैठा हुआ है। घर के अंदर तो सिर्फ 4 ही लोग गए हैं, ए सी डी और ई, लेकिन फिर भी कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि भली देखो अपराध किसने भी किया हो, क्योंकि आप उसी ग्रुप का हिस्सा हैं, क्योंकि आप उसी ग्रुप का पार्ट हैं, तो लायबल आप सारे के सारे लोग यहाँ पे माने जाएंगे, ठीक है। मतलब ए भी लायबल, बी भी लायबल, सी भी लायबल, डी भी लायबल, ई भी लायबल। रॉबरी की जो लायबिलिटी है वो आप सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे क्रिएट होगी। अब यहाँ पे आपको मुझे ये बताना है कि ये जो मर्डर का अपराध किया है ए ने, इसकी लायबिलिटी किस किस के ऊपर आएगी? क्या इसकी लायबिलिटी सिर्फ ए के ऊपर आएगी या फिर इसकी लायबिलिटी बी सी डी ई पांचों के ऊपर आएगी? रॉबरी तो मैंने आपको बता दिया, रॉबरी की लायबिलिटी तो चलो सबके ऊपर आएगी, सभी लोग इक्वली बराबरी से लायबल हैं। मर्डर के अपराध के लिए बताइए कौन कौन लायबल है? बताइए। सिर्फ ए, अच्छा, योग्यता करेक्ट आंसर है आपका, रमोद आपका भी करेक्ट आंसर है, प्रिंस कुमार आपका भी करेक्ट आंसर है, यस, मिलाना आपका भी करेक्ट आंसर है। सारे के सारे लोग यहाँ पे मर्डर के अपराध के लिए भी लायबल होंगे, ठीक है, सारे के सारे लोग यहाँ पे मर्डर के अपराध के लिए भी लायबल होंगे। अब ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे कैसे कि मर्डर के अपराध के लिए भी सारे लोग लायबल होंगे? भाई मर्डर तो हमारा कहीं से सोचा समझा प्लान था ही नहीं ना, अपन तो सोच के गए थे रॉबरी करने के बारे में, है ना, हम तो सोच के गए थे रॉबरी करने के बारे में। तो रॉबरी में अगर आप एक किसी पर्सन ने, चलो तो पांचों के पांचों यहाँ पे बी सी डी ई ये कहेंगे कि सर यहाँ पे तुम हमें रॉबरी के लिए जिम्मेदार ठहराओ, वो समझ में आता है क्योंकि वो हमारा कॉमन इंटेंशन था, लेकिन हम पांचों मर्डर के लिए कैसे लायबल है? भाई मर्डर तो ए ने किया है ना, ए को पनिश करो। अब देखो लॉ क्या कहेगा, ठीक है, कॉमन इंटेंशन क्या कहता है? कॉमन इंटेंशन ये कहता है कि देखो जो पूरा ग्रुप है आपका जिसने अपराध किया है, यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये ग्रुप है जिसने अपराध किया है। अब ये सारा ग्रुप कॉमन इंटेंशन के लिए तो लायबल है ही है,
कॉमन इंटेंशन यहाँ पे क्या है हमारा, रॉबरी है, ठीक है। तो रॉबरी के लिए तो पांचों के पांचों लोग लायबल हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल एक और बात कहता है, ये कहता है कि अपने इस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए, मतलब अपने इस रॉबरी के अपराध को पूरा करने के लिए, ठीक है, मतलब ताकि तुम्हारा कॉमन इंटेंशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाए, तुम अपने कॉमन इंटेंशन वाले अपराध को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओ, उसे कंप्लीट करने के लिए भी तुम जो जो अपराध यहां पे करते हो उसकी लायबिलिटी भी सभी लोगों के ऊपर आती है। भाई सिंपल सी बात है, ए ने मर्डर क्यों किया, लॉ ये देखेगा, प्रोसिक्यूशन ये देखेगा, जज ये देखेगा, ए ने मर्डर क्यों किया। भाई ऐसा तो नहीं था कि ए की कोई दुश्मनी थी उस फैमिली मेंबर से, या ए ने गुस्से में आके, या ए ने जो है यहाँ पे कोई बदला लेने के लिए मर्डर किया है। भाई सिंपल सी बात है, रॉबरी करने के लिए घुसे घर में, एक फैमिली मेंबर जाग गया, ए को लगा कि यार अब तो दिक्कत है, अब तो हम सारे पकड़े जाएंगे और ये फैमिली मेंबर हमको रॉबरी तो करने देगा नहीं, ये हमको लूटपाट करने देगा नहीं जिसके लिए हम आए थे। तो ए ने क्या सोचा, ए ने सोचा भैया एक ही तरीका है अपनी रॉबरी करने का, अपना लूटपाट कंप्लीट करने का, इस फैमिली मेंबर को हटा दिया जाए। तो उसने फैमिली मेंबर को हटा दिया, मतलब उसने अपने कॉमन इंटेंशन रॉबरी को पूरा करने के लिए मर्डर किया है ना, ऐसे ही तो किया नहीं हवा हवा में कि चलो आए हैं रॉबरी, लगे हाथ एक और अपराध कर देते हैं मर्डर का, नहीं, वो यहां पे अपराध कर रहा है अपने मेन कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए। तो कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो, जो आपका कॉमन इंटेंशन है उसके लिए तो सारे के सारे लोग लायबल हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए आपने अलग से जो जो अपराध किए हैं उसके लिए भी लायबिलिटी किस किस के ऊपर आएगी, सभी लोगों के ऊपर यहां पे आएगी, ठीक है। तो मतलब ए बी सी डी और ई जो है हमारे पांचों के पांचों क्या माने जाएंगे, अपराध के लिए लायबल माने जाएंगे, चाहे रॉबरी हो या चाहे आपका मर्डर। अच्छा, अब एक और एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। एक बात बताइए, एक मूवी है शाहरुख खान की बहुत ही फेमस, हैप्पी न्यू ईयर, किस किसने मूवी देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की, ताकि मैं एग्जांपल दूं तो आप लोग लॉस्ट ना फील करें। देखी है ना, काफी लोगों ने देखी है, गुड। अच्छा, अब इस मूवी को ही ले लेते हैं, नहीं देखी है तो समझ लो कि मूवी में क्या होता है, ठीक है। मूवी में अगेन आपके चार पांच लोग हैं, शाहरुख खान है, शाहरुख खान के साथ बोमन ईरानी होता है, अभिषेक बच्चन होता है, सोनू सूद होता है, ठीक है, चार पांच लोग होते हैं आपके यहाँ पे। अब इन चार पांच लोगों का एक प्लान होता है क्या करने का, कुछ हीरे चुराने का, कुछ डायमंड्स चुराने का। तो एक बड़ा सा होटल है शालीमार, ठीक है, होटल है शालीमार या पता नहीं क्या, वो जो वॉल्व है जहां हीरे रखे हैं वो है शालीमार, कुछ तो शालीमार है। तो मतलब कुल मिला के एक बड़ा सा होटल है, वो होटल के एकदम नीचे में जाके कोई एक वॉल्ट बना हुआ है, सेफ बना हुआ है, जहां पे बहुत सारे डायमंड्स वगैरह रखे हुए हैं, और इन पांचों लोगों को क्या करना है, उन डायमंड्स को चुराना है। मतलब पांच बंदे हैं, पांचों का यहाँ पे क्या है, कॉमन इंटेंशन है चोरी करने का, ठीक है, चोरी करने का पांचों लोगों का यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारा हमारा इंटेंशन सेम है चोरी करने का, तो मतलब अब हम साथ में ही चोरी करेंगे, एक ही साथ करेंगे, ठीक है। अब एक साथ चोरी करने के लिए ये पूरा प्लान बनाते हैं, मतलब ये जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह डिवाइड कर देते हैं कि कौन क्या करेगा। तो प्लान ये है कि शाहरुख खान और बोमन ईरानी उस वॉल्ट के अंदर में जाएंगे, उस सेफ के अंदर में जाएंगे जहां पे हीरे लोकेटेड है, ठीक है। अभिषेक बच्चन का जो हूबहू अभिषेक बच्चन से मिलने वाला जो एक पर्सन है, अभिषेक बच्चन उसको हैंडल करेगा, ठीक है। एक बच्चा सा आदमी उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है इस पिक्चर में, उसका काम यह है कि वो यहाँ पे हैकिंग वगैरह करेगा और ये सेफ को, वॉल्ट को खोलने में मदद करेगा। तो मतलब यहाँ पे पांचों के पांचों लोग क्या कर रहे हैं, डायमंड्स को चुराने में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब इस पूरे सीन से, इस पूरे एपिसोड से हम दो बातें सीख सकते हैं कॉमन इंटेंशन के बारे में। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई एक अपराध है रॉबरी करने का,
सेफ को, वॉल्ट को तोड़ने का, उसको लूटने का, ठीक है, वो कॉमन इंटेंशन यहाँ पे 5 लोगों का है। 5 लोग यहाँ पे अपराध कर रहे हैं, वॉल्ट को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 के ऊपर यहाँ पे क्या आएगी, लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, 5 के 5 लोग यहाँ पे क्या माने जाएंगे, लाइबल माने जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि जब अपराध हो रहा है, अब ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, कॉमन इंटेंशन वाला, जब अपराध हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि 5 के 5 लोग एक ही जगह पे हैं। भाई शाहरुख खान और बोमन ईरानी एक जगह पे हैं जहां पे वो वॉल्ट को, सेफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका अभिषेक बच्चन, वो किसी और जगह पे है ना। वो जो बच्चा सरी का इन्होंने रखा है पिक्चर के अंदर में, जो हैकिंग वगैरह का काम करता है, वो कहीं और जगह पे है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन एक ही जगह पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है जहां पे अपराध हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इनको कॉमन इंटेंशन लगा के पनिश कर सकते हैं। क्यों? देखो, कॉमन इंटेंशन यहाँ पे पहली बात तो क्या कहता है, कॉमन इंटेंशन ये कहता है कि जहां पे अपराध हो रहा है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग वहीं पे प्रेजेंट होने चाहिए, सारे के सारे लोग आपके वहीं पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। वो अलग अलग जगह से भी काम कर रहे हैं, दैट इज ओके। पॉइंट क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि क्या आपने इन डायमंड्स को चुराने में किसी भी तरीके का असिस्टेंस दिखाया है? क्या आपने किसी भी तरीके की हेल्प दिखाई है? हाँ भाई, सारे के सारे हेल्प तो कर रहे हैं। शाहरुख खान, बोमन ईरानी अपने तरीके से हेल्प कर रहे हैं, है ना। वो छुटकू सा लड़का अपने तरीके से हेल्प कर रहा है हैकिंग वैकिंग करके, और अभिषेक बच्चन अपनी तरीके से हेल्प कर रहा है, सोनू सूद अपने तरीके से हेल्प कर रहा है। मतलब सबका पार्टिसिपेशन, सबकी हिस्सेदारी है ना अपराध को पूरा करने में। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन आप सारे वहीं खड़े होकर दिखाएं जहां पे अपराध हो रहा है। भाई जहां पे अपराध हो रहा है वहां पे हो सकता है आपके कुछ ही साथी मौजूद हो, बाकी के साथी कहीं कहीं और पे हो, लेकिन प्रोवाइडेड बॉटम लाइन क्या है कि जब तक आप अपराध को पूरा करने में हेल्प कर रहे हो, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। आप कहीं से भी रह के क्या कर सकते हैं, अपराध को करने में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में जो रॉबरी हुई है, करी तो सिर्फ शाहरुख खान और बोमन ईरानी ने है। एक्चुअल में वॉल्ट, सेफ उन्होंने तोड़ा है, एक्चुअल में हीरे उन्होंने निकाले हैं, बाकी लोगों ने तो कुछ किया नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी सबके ऊपर आएगी। सारे के सारे यहाँ पे जॉइंटली लाइबल होंगे और कंस्ट्रक्टिवली भी लाइबल होंगे। कंस्ट्रक्टिवली मतलब भाई शाहरुख खान और बोमन ईरानी के द्वारा की गई चोरी के लिए बाकी सारे लोगों के ऊपर भी लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि भाई तुमने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करा है, तुम भी उनके एक्ट के लिए क्या माने जाओगे, यहाँ पे लाइबल जो है वो क्रिएट किए जाओगे, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में अच्छा, अब मान लो अभी तो ये सिंपल सिंपल चल रहा है कि शाहरुख खान और बोमन ईरानी जो है यहाँ पे लूटने के लिए, मतलब हीरो को लूटने के लिए गए हुए हैं। अब मान लो कि जब ये हीरो को लूट रहे थे, मतलब सेफ में से, वॉल्ट में से ये जब हीरो को निकाल रहे थे, तब अचानक वहां पे जैकी श्रॉफ का एक बॉडीगार्ड आ जाता है जो इनको हीरे लूटने से रोकने में वो करता है, स्टॉप करने की कोशिश करता है। अब शाहरुख खान और बोमन ईरानी को और कोई तरीका समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं यार अब इतना पास आ चुके हैं, हीरे ऑलमोस्ट अपने पास कोई आ चुके हैं, आखिरी स्टेप बचा है, ये बॉडीगार्ड आ गया है, तो एक काम करो, इसको हटाओ, इसका मर्डर करो, इसकी डेथ कॉज करो। तो शाहरुख खान और बोमन ईरानी ने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉडीगार्ड की डेथ कॉज कर दी ताकि हीरे लेके हम यहाँ पे भाग सके। अब बताइए मर्डर के अपराध के लिए कौन कौन लोग लायबल है? मर्डर के अपराध के लिए कौन कौन लोग लायबल हैं? सिर्फ शाहरुख खान और बोमन ईरानी या बाकी के सारे? एग्जैक्टली, यस, सारे के सारे लोग लायबल माने जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, शाहरुख खान ने कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी में आके मर्डर नहीं किया है, ठीक है। शाहरुख खान ने कोई पर्सनल दुश्मनी में आके बॉडीगार्ड का मर्डर नहीं किया है, इसलिए किया है कि जो हमारा कॉमन इंटेंशन था रॉबरी करने का, हीरे चुराने का, उसको हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए। मतलब कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए मर्डर किया गया है,
तो मतलब सारे के सारे लोग यहाँ पे लायबल होंगे। ठीक है, गुड, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए बी सी डी और ई सेम एग्जाम्पल है। 5 लोग हैं, 5 लोग कॉमन इंटेंशन बना के गए हैं, प्लान बना के गए हैं क्या करने का, एक घर के अंदर में रॉबरी करने का। ठीक है, रॉबरी कर रहे हैं, सॉरी ये डिकॉइटी बन जाएगी, जो भी है रॉबरी डिकॉइटी जो भी है ना, लूटपाट बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पे। अब लूटपाट कर रहे हैं, घर को लूट वूट रहे हैं। लूटते लूटते क्या होता है, घर के अंदर में एक लड़की होती है, देयर इज अ गर्ल, और ये जो ई नाम का पर्सन है इसके थोड़े लस्टफुल थॉट्स यहाँ पे जाग जाते हैं और ये रॉबरी करते करते इस लड़की का यहाँ पे रेप भी कर देता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, देखो रॉबरी की जिम्मेदारी तो 5 के ऊपर आएगी, उसके लिए तो ये 5 के 5 लायबल हैं, ऑल 5 आर लायबल, जॉइंटली एंड कंस्ट्रक्टिवली लायबल। ठीक है, वो तो आपका था ही कॉमन इंटेंशन। मुझे ये बताओ रेप करने की जिम्मेदारी किस किस के ऊपर आएगी? सिर्फ ई के ऊपर आएगी जिसने रेप किया है, या ए बी सी डी वो भी ई के इस एक्ट के लिए लायबल होंगे? गुड, विश्व कीर्ति गौतम, मोहिनी, योग्यता, इरशाद, नहीं, रेणु, त्रिपाठी, विवेक, निशा, अंजू, बिल्कुल सही। सिर्फ ई लायबल होगा रेप के अपराध के लिए, बाकियों पे नहीं आएगी। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए जो जो अपराध किए जाते हैं उसकी लायबिलिटी सबके ऊपर आती है। मुझे जरा ये बता दीजिए, जितने लोग ऑल लायबल कह रहे हैं, कॉमन इंटेंशन हमारा रॉबरी है, रॉबरी को पूरा करने के लिए कब से रेप करने की जरूरत पड़ गई? इज देयर एनी लिंक, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दीज टू ऑफेंसेस? मतलब रॉबरी करने के लिए मर्डर करना पड़ सकता है, ये समझ में आता है, लेकिन रॉबरी करने के लिए रेप करना पड़ जाए, ये कहां से तुक बनता है भाई? मतलब दोनों में क्या कनेक्शन है? हाउ विल यू एस्टैब्लिश, ये आप कैसे प्रूव करेंगे कोर्ट के सामने कि मुझे रॉबरी करना था इसलिए मुझे रेप करना पड़ गया? कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों अपराधों के बीच में। तो यू कांट से कि रेप का अपराध यहाँ पे कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए किया गया है। भाई ये तो आदमी ही वहशी दरिंदा टाइप का है, इसने अपने आप खुद से ये डिसाइड कर लिया, तो इसकी लायबिलिटी आप बाकी लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जो रेप का अपराध है उसके लिए सिर्फ ई लायबल होगा, बाकी के जो 4 लोग हैं वो आपके रॉबरी के अपराध के लिए लायबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आज हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है ना, कॉमन इंटेंशन का बेसिक आइडिया हमने लिया है। कल हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इंपॉर्टेंट केसेस के साथ। बिफोर आई एंड, तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, चाहे वो आपका जुडिशरी हो, है ना, जुडिशरी के बैचेस हो, या फिर अगर हम बात करते हैं आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बैचेस हो गए, ड्राफ्टिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका IBPS का, SBI का पेपर हो गया, AIB 22 हो गया, मतलब कुल मिला के तुम यू जस्ट थिंक ऑफ इट, या आप LLB के बाद क्या क्या अलग अलग करियर ऑप्शंस अपना सकते हैं। हर करियर ऑप्शन में आपको जो है PW बाय जुडिशरी, जुडिशरी बाय PW हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, तो आप अगर हमारा कोई भी कोर्स यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो और ऐप पे भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं क्लास